सभी को नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। मैं आप लोगों को जो बायोलॉजी की सीरीज करवा रहा था उसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं और आपको मैंने ये प्रॉमिस किया है कि मैं बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो जल्द ही कंप्लीट करवा दूंगा। जो भी व्यक्ति बीएसएससी सीजीएल या फिर बिहार एसआई की तैयारी करने वाले हैं या जो बिहार इंटर लेवल की तैयारी करने वाले हैं, आपको पता है बीएसएससी सीजीएल और इंटर लेवल बीएसएससी इंटर लेवल में आपको 25 क्वेश्चन साइंस से आएंगे। तो ये आपका बहुत मेजर टॉपिक हो जाता है साइंस, जो कि आपके नंबर उठाने के लिए काफी जरूरी। इसमें लोगों को ये पता नहीं चलता है कि वो पढ़े कहाँ से। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का ये सीरीज लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं बायो कंप्लीट करवाऊंगा और छठ पूजा के बाद मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री 15-20 दिनों के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। और याद रखिएगा, ये जो मैं वीडियो चला रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरे डिटेल से मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो नोट्स बनाया है, मैंने जब जो अभी तक जितने भी एग्जाम निकाले हैं, इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। पूरा सार है इसका, जितने भी बुक्स मैंने पढ़े हैं सबका सार है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग के बारे में। ये वीडियो आपका दो पार्ट में आएगा। ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग देख लेंगे कि कॉन्जेनिटल डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज और कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें जितने भी डिजीज आएंगे उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है। और पार्ट टू जो हमारा वीडियो आएगा उसमें चार चीज पढ़ेंगे: वायरस से होने वाले डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, फंगस से होने वाले डिजीज और प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज। तो इस चारों के बारे में पढ़ेंगे पार्ट टू में। और इस चारों के अलावा जितने भी प्रकार के डिजीज हैं वो पढ़ेंगे पार्ट वन में। तो याद रखिएगा, पार्ट टू जो है पार्ट वन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आप सबसे पहले पार्ट वन देखिए। पूरे डिटेल में एक एक चीज पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और आराम से देखिएगा पूरा वीडियो। हो सके तो आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डिजीज यानी कि बीमारी। डिस का मतलब होता है नॉट और ईज का मतलब होता है फील इजी। मतलब आप जब अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आप इसको बोलते हैं डिजीज। डिजीज को बहुत तरीके से बांटा गया है। जैसे कॉन्जेंटल डिजीज, ऐसा डिजीज जो आपको जन्म से हो, बाय बर्थ, जन्म से हो। इसमें आपका जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके माता पिता से आए, या मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी हो सकती है आपकी, या आपका ऑर्गन जो है, आपका अंग कोई है वो मेल फंक्शन कर रहा हो, अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, लीवर खराब हो या कोई हार्ट खराब हो, कुछ भी हो वो इसी में आ जाता है कॉन्जेंटल डिजीज में। ठीक है। ये आपको बाय बर्थ हो, पैदा होते ही ये बीमारी होती है। और ज्यादातर ये बीमारी परमानेंट होती है, क्योर नहीं हो पाती, पूरी जिंदगी भर रह जाती है। और इस बीमारी में आपको कौन कौन सा पढ़ेंगे हम लोग: पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, लियन फेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। इस सब के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। पटाउ सिंड्रोम को ही बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप मतलब होठ कट जाते हैं इसमें। ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। कंजेंटल डिजीज जो हो गया वो बर्थ से, और एक्वायर्ड डिजीज जन्म लेने के बाद जो हम लोग एक्वायर करते हैं। डिजीज आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म के बाद जो हम लोग जिंदगी जीते हैं उस बीच में कुछ गड़बड़, जो हमारी जीवन शैली में कुछ गड़बड़ी होती है, लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होता है, खराब खाना खा रहे हैं बाहर का, उससे हम लोग एक्वायर करते हैं। ठीक है। तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ काउजेज होते हैं, और इसको दो पार्ट में बांटा गया है। कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि संक्रामक बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि असंक्रामक बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है। और इस ये आपका वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ से आपका संक्रामक बीमारी हो सकती है। और असंक्रामक बीमारी जो है, इसके एग्जांपल है ऑर्गन फेल्योर, हार्ट फेल हो गया, लीवर फेल हो गया। ये फैलेगा नहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, लेकिन एक ही इंसान में होता है। विटामिन या मिनरल डिफिशियंसी, विटामिन ए की कमी से होगा। ये एक आदमी में तो दूसरे में थोड़ी होगा। जो इंसान विटामिन की कमी कर रहा है उसी में वो बीमारी होगा, दूसरे में नहीं होगा। कैंसर। ठीक है। जेनेटिक डिजीज, कुछ जेनेटिक डिजीज होता है वो नॉन कम्युनिकेबल भी होता है और वो कंजेनिटल में भी आता है। ठीक है। अगला है एलर्जिक डिजीज, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर से एलर्जी हो जाता है। डीजेनरेटिव डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज वो होता है जो हार्मोन की कमी से होता है या किसी ग्लैंड की खराबी से होता है। कोई ग्रंथि हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसकी वजह से होता है हमारा
डीजेनरेटिव डिजीज। तो ये सारे आपके नॉन कम्युनिकेबल यानी कि असंक्रामक बीमारी में आता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे ये कॉन्जेंटल डिजीज, फिर एक्वायर्ड, एक्वायर्ड के बाद कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, और इसका टोटल पार्ट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कॉन्जेंटल डिजीज। इसमें सबसे पहला है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम को ऐसे समझिए कि कोई मदर है, कोई माँ है, ठीक है, कोई मदर है, वो जिस स्थान पर रह रही है वहां पर जो पानी कंज्यूम कर रही है, पानी पी रही है, उसमें अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक है, पानी में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक है, तो ये आपको दिख रहा है हार्ट। हार्ट में चार चैम्बर होता है, एक, दो, तीन, चार, चार चैम्बर होता है। उसको दो ही पार्ट में दिखा रहे हैं, लेफ्ट हेमीस्फेयर, राइट हेमीस्फेयर। ठीक है, लेफ्ट हेमीस्फेयर में आपका प्योर ब्लड होता है और राइट हेमीस्फेयर में इम्प्योर ब्लड होता है। और इस प्योर और इम्प्योर ब्लड को डिवाइड करता है सेप्टम। क्या डिवाइड करता है? सेप्टम, जो कि बचपन में ही आपका डेवलप होता है। लेकिन जो माता या बच्चे मतलब बच्चे के जन्म के समय नाइट्रेट वाला पानी पीती है, यानी कि उसके पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो, तो उनके बच्चे में सेप्टम का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इस बीमारी में बेबी में सेप्टम का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसका क्या होगा, ये जो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड है, ये दोनों मिक्स हो जाएगा, क्योंकि बीच में डिवीजन है ही नहीं, ये दोनों मिक्स हो जाएगा। तो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड के मिक्स होने से पूरे शरीर में क्या होगा, इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। ठीक है, जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यह जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं। अगला आते हैं, ये दोनों में हम लोग देखते हैं डिफरेंस, लियन फेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। सबसे पहले समझिए, लियन फेल्टर सिंड्रोम मेल में होता है और टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल में होता है। सबसे पहला इसका डिफरेंस ये है, दोनों 23rd पेयर में है। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जो हमारे शरीर में 46 क्रोमोजोम होता है। ठीक है, 23 पेयर, 46 क्रोमोजोम यानी कि 23 पेयर। इसमें 22 पेयर जो है वो सब में सेम होता है, मेल हो या फीमेल हो, एक्स एक्स इसको बोलते हैं ऑटोसोम ना, ऑटोसोम, हाँ। और जो 23वां पेयर होता है, 23rd पेयर, वो लड़का में होता है, लड़की में होता है एक्स एक्स, और लड़का में होता है एक्स वाई। ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, तो ये 23rd पेयर जो है आपका सेक्स क्रोमोजोम, उसमें क्या होता है 23rd पेयर में आपका लियन फेल्टर सिंड्रोम में दो की जगह आपका तीन क्रोमोजोम हो जाता है। यानी कि देखिए, एक, दो, तीन, ये आपका ओवम है, पहला ओवम, ये दूसरा ओवम, और ये है स्पर्म। ठीक है, दो ओवम से जो एक्स एक्स है उससे एक एक्स ले लिया, पहला वाला ओवम से एक एक्स ले लिया, दूसरा वाला से एक एक्स ले लिया, और तीसरा स्पर्म से वाई ले लिया, एक्स एक्स वाई। ठीक है, यानी कि इसमें दो की जगह तीन क्रोमोजोम हो जाएगा 23rd पेयर में, जो सेक्स क्रोमोजोम होता है। तो ये एक्स एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें 46 की जगह 47 बताए थे, क्योंकि यहाँ पर दो रहता, खाली एक्स एक्स रहता या एक्स वाई रहता, तो ये 46 क्रोमोजोम होता, लेकिन यहाँ पे तो तीन हो गया है, तो 46 की जगह 47 क्रोमोजोम पाया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में, 23rd पेयर में जो सेक्स क्रोमोजोम है, उसमें दो की जगह खाली एक क्रोमोजोम होगा, यानी कि एक्स एक्स से सिर्फ वो एक्स लेगा, यानी कि फीमेल से वो सिर्फ एक्स लेगा। ठीक है, और इसको 23rd पेयर मोनोसोमी बोलते हैं, इसको 23rd पेयर ट्राइसोमी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो 23वां पेयर है सेक्स क्रोमोजोम, उसमें तीन वो हो जाता है, इसलिए ट्राइसोमी। इसमें सिर्फ एक एक क्रोमोजोम रहता है, इसलिए मोनोसोमी। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो टर्नर सिंड्रोम का नाम क्या है? 23rd पेयर मोनोसोमी। इसको लियन फेल्टर सिंड्रोम का नाम क्या है? 23rd पेयर ट्राइसोमी। ठीक है, ये भी आपसे नाम पूछ सकता है। और समझिए, इसमें 46 की जगह 45 क्रोमोजोम, क्योंकि एक क्रोमोजोम यहाँ पर कम हो जा रहा है। ये मेल में है, ये फीमेल में है। तो इस बीमारी में मेल जो है वो फीमेल वाले लक्षण शुरू हो जाते हैं, मेल में फीमेल वाले लक्षण, महिलाओं के लक्षण वो शो करने लगते हैं। और ऐसा मेल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसको सुपर मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर मेल। ये भी आप याद रखिएगा, लियन फेल्टर सिंड्रोम में क्या बोलते हैं? सुपर मेल। और टर्नर सिंड्रोम जो है ये फीमेल में होता है, और ऐसी फीमेल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है टर्नर सिंड्रोम में। ठीक, दोनों रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, चाहे एक क्रोमोजोम बढ़ जाए चाहे एक क्रोमोजोम घट जाए। ये दोनों लियन फेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। डिफरेंस नहीं है, ये दोनों अलग अलग बीमारी है। डाउन सिंड्रोम में आप याद रखिएगा, डाउन हो गया है, यानी कि 23 से घट के ये कितना हो गया है? 21 हो गया है, ऐसे याद रखिएगा। वो 23rd पेयर में होता था, ये मैं पहले बता चुका हूं। ये आपका 21st पेयर में होगा। ठीक, डाउन हो गया, डाउन। ठीक है, डाउन यानी कि 21st।
और 21st पेयर में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम होगा, यानी कि एक्स एक्स की जगह एक्स 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 होगा, एक्स एक्स एक्स, एक्स एक्स वाई नहीं, यहाँ पर एक्स एक्स वाई था, यहाँ पर एक्स 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 होगा, तीनों एक्स 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 होगा 21st पेयर में। और ये किस में होगा? 21st पेयर में। इसलिए इस बीमारी को क्या बोलते हैं हम लोग? 21st पेयर ट्राइसोमी, यानी कि 21वां पेयर में 3 गो हो जाएगा। आप खाली इसका नाम याद रख लीजिएगा ना, डाउन सिंड्रोम को 21st पेयर ट्राइसोमी बोलते हैं, आप इसका क्वेश्चन बना दीजिएगा। इसमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं? ड्वार्फ यानी कि बौने पैदा होते हैं, जो बच्चा है वो बौना पैदा होगा। अगला पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, इसको 13th पेयर ट्राइसोमी, ये इसको आप कैसे याद करेंगे? 13th पेयर, 13 को हिंदी में बोलते हैं तेरे, तेरा, ठीक है, तेरे को पटाऊं, ये इसका ट्रिक याद रख लीजिए, तेरे को पटाऊं, ठीक है। कुछ गलत कमेंट मत कीजिएगा, याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। 13th पेयर में पटाऊ, ठीक है, तो इसमें 13वां पेयर में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम होगा, और इसमें एक्स 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 होगा किस पेयर में? 13th पेयर में, 13वां पेयर में, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में बता दिए थे कि डाउन यानी कि वो दोनों होता था 23rd पेयर में, उससे डाउन हो गया यानी कि 21वां पेयर में। यहाँ पर 13वां पेयर में यानी कि पटाऊं, तेरे को पटाऊं ये टेक्निक याद रखिएगा। अगला आते हैं, अगला है आपका, इसमें बच्चे मंद बुद्धि और चेहरे विकृत हो जाते हैं, होठ कटे हुए होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट लिप, ठीक, क्लेफ्ट लिप, इसको क्लेफ्ट लिप भी बोलते हैं, होठ कटा हुआ होता है, होठ कटा हुआ था बच्चा का, ठीक, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस बताने से पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो हमारा रेटिना होता है, आंख का रेटिना, उसमें 2 सेल पाए जाते हैं, एक रड सेल, एक कोन सेल, ठीक है, कोन सेल। रड सेल का काम क्या है? रड सेल जो है हम लोग को डिम लाइट में देखने में मदद करता है, डिम लाइट, ठीक है, और कोन सेल ब्राइट लाइट में, किसमें? ब्राइट लाइट में देखने में मदद करता है। और कोन सेल जो है वो कलर आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये दोनों रड सेल और कोन सेल कहाँ मिलेगा? रेटिना में। तो जब कलर ब्लाइंडनेस जो एक बीमारी है, ये भी एक जेनेटिक डिजीज है, यानी कि बाय बर्थ आपको मिलेगी अपनी माँ से। रेटिना के कोन सेल में कमी हो जाती है, इसमें किस में हो जाती है? कोन सेल में कमी हो जाती है। कोन सेल हम बताए थे कलर आइडेंटिफाई करता है, तो इसमें जब कमी आ जाएगा कोन सेल में, तो आप रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत होगा। कौन कलर को? रेड और ग्रीन कलर को। यह बीमारी 90% फीमेल में नहीं होती है, यानी कि फीमेल इससे वंचित रहती है, जनरली नहीं होता है, बहुत रेयरली है, नहीं होता है, लेकिन इसकी कैरियर जो है फीमेल ही होती है। ये हमेशा एक्स क्रोमोजोम में होता है। तो जैसे मान ली हम लोग का क्रोमोजोम, लड़की का क्रोमोजोम होता है ना, एक्स एक्स और एक्स वाई, ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई होता है मेल का, और एक्स एक्स होती है फीमेल की। तो ऐसी महिला जिसको वो क्या बोलते हैं, ये तो नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन वो कैरियर है, उसका क्रोमोजोम ऐसे होगा, एक्स कैरियर एक्स, यानी कि सी जो है डिनोट कर रहा है वो कैरियर है, उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे को देती है। इसलिए आप ये समझिएगा कि हमेशा जिस भी मेल को अगर कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है, तो वो उसके पिता से नहीं, उसकी माता से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, माता से ही उसके बच्चे को, या बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, बेटी को हो भी सकता नहीं भी, लेकिन बेटा को जो होगा वो पक्का है कि उसकी मदर से ही होगा, क्योंकि मेल में होगा एक्स वाई और फीमेल में होगा एक्स सी एक्स। सी का मतलब कैरियर, मेल में एक्स सी वाई नहीं होता है, यही तो आपको समझना है। फीमेल में होता है एक्स सी एक्स और मेल में एक्स वाई, ठीक है। मेल अगर कलर कलर ब्लाइंड होगा तो उसका बच्चा को हो भी सकता है, बेटा को नहीं भी हो सकता, लेकिन फीमेल को अगर है, वो कैरियर भी है, तो उसके बेटे को हो ही जाएगा, ठीक। और जब भी आप कोई एग्जाम निकालेंगे, चाहे वो बिहार एसआई का एग्जाम निकाले या कोई भी बिहार पुलिस का निकाले, ठीक है, या आप आर्मी का निकाले, एयरफोर्स नेवी, जो भी एग्जाम निकाले, उसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट लिया जाता है, ठीक। कलर ब्लाइंड का टेस्ट जो किया जाता है उस टेस्ट को बोलते हैं इशिहारा टेस्ट, इशिहारा टेस्ट। आपको एक बुक दिखाया जाएगा, उसमें नंबर लिखा हुआ रहेगा अलग अलग कलर में, और वो नंबर अगर आपको नहीं दिख रहा है, आप इशिहारा टेस्ट में फेल हो जाएंगे, कलर ब्लाइंडनेस निकल जाएगा आपका, और आपका या तो रीमेडिकल लिखेगा या आपको एग्जाम से छांट देगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए आप कभी भी कोई मेडिकल एग्जाम में जाएं, इशिहारा टेस्ट अपना किसी भी हॉस्पिटल में करवा ले, ठीक। आंख जो है आपका 6x6 6x9 होना चाहिए, उससे ज्यादा 6x9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत एग्जाम है, बहुत एग्जाम है, जैसे कि एएलपी का एग्जाम है, लोको पायलट का, या फिर गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड का एग्जाम है, या स्टेशन मास्टर का एग्जाम है, इसमें आपको
6x6 आंख खोजता है, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो अच्छी होनी चाहिए। स्टेशन मास्टर में आपका दृष्टि जो है वो 6x6 चश्मा पहन के कर भी अलाउड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का बात करते हैं तो ये एक तरह की एक तरह का जेनेटिक डिजीज है, और इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। कहीं भी आपका कट लगेगा ना तो वहां पे बहुत ज्यादा रक्तस्राव होगा, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में ब्लड निकल जाएगा। ठीक है, और ये जनरली विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, यह एक जेनेटिक बीमारी है, माता पिता से उसके बच्चों में ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है, हम बताए थे। जो भी आप कॉन्जेंटल डिजीज पढ़ रहे हैं वो परमानेंट होता है, उसका कोई इलाज नहीं होता है, सिर्फ इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले यह बीमारी ब्रिटेन की महारानी में देखी गई थी। एक्चुअली जब आप यूरोप जाइएगा तो एक समय था, उस समय हीमोफीलिया का कोई इलाज नहीं था। तो सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ एलिजाबेथ थी उस समय, एलिजाबेथ में देखा गया। फिर फ्रांस की महारानी में देखा गया। ठीक है, फ्रांस की महारानी में, फिर इटली की महारानी में। ठीक है, यानी कि ये जनरली राजा महाराजाओं को ही हो रहा था ये बीमारी। बोलते हैं ना बड़े लोगों को बड़ी बीमारी होती है, तो इसलिए इस बीमारी को कह दिए रॉयल डिजीज, कहा जाने लगा उसी समय कि ये रॉयल डिजीज है हीमोफीलिया। ब्लड क्लॉटिंग नहीं रुकता है, अगर किसी को पीरियड हो रहा है तो पीरियड में भी एक्सेसिव ब्लड निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ये हीमोफीलिया है। और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका हीमोफीलिया से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ लिए कॉन्जेंटल डिजीज। अब एक डिफिशियंसी डिजीज देख लेते हैं कि किसी भी चीज की कमी से जो रोग होता है। जैसे जो किसी न्यूट्रिएंट्स या विटामिन की कमी से हो, न्यूट्रिएंट्स या विटामिन की कमी से हो, जैसे विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आपका होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। हम आपको बताए थे कि जो हमारा रेटिना होता है, आंख, आंख में रेटिना, उसमें दो सेल होता है, एक होता है रड सेल, एक होता है कोन सेल। बताए थे कोन सेल की कमी से, ठीक है, कोन सेल की कमी से कलर ब्लाइंडनेस, और रड सेल की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो यहां पर रड सेल की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कोन सेल की कमी से कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों कोन सेल और रड सेल दोनों कहां होता है? हमारा रेटिना पे। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से आपका कोन रड सेल जो है वो बनेगा नहीं, और रड सेल जब नहीं बनेगा तो रड सेल हम लोग को डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है, बताया था डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे ही लाइट डिम होगा, रात का समय होगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा क्योंकि रेड सेल में कमी है। ठीक है, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में नहीं दिखेगा, उसको रतौंधी बोलते हैं। विटामिन बी की कमी से होगा आपका बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से होगा स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी आपका मसूड़ों में ये कट फट जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस साइलेंट किलर डिजीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर डिजीज। आगे पढ़ेंगे डिजीज। ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से और महिलाओं में इस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है, हड्डियां भंगुर हो जाती है, एकदम ब्रिटल। आपके शरीर की हड्डियां भंगुर होने लगेगी, खोखली होने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब आपका हड्डी छोटे से चोट लगने पर टूट जाएगा। ठीक है, तब आपको पता चलेगा। और उस समय जब आप टेस्ट करवाएंगे, बीएमडी टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, बीएमडी टेस्ट में पता चलेगा कि आपका हड्डी खोखला है, आपका डेंसिटी हड्डी का कम हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वासियोरकर बीमारी होता है। मरासमस और क्वासियोरकर, ये भी याद रखिएगा। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से आपका बोन और तित कमजोर हो जाता है। हम पढ़े थे कि हमारा बोन और तित, जो हमारा हड्डी और दांत है, वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इससे बना होता है। इसीलिए जब भी कैल्शियम की कमी हो या फास्फोरस की कमी हो, बोन और टीथ कमजोर हो जाता है। B6, B9, B12, B6, B9, B12 जो है ये आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसके निर्माण में मदद करता है। और ब्लड में आयरन की कमी से होता है एनीमिया। ठीक है, और B6, B9, B12 इसकी कमी से भी आपको हो जाएगा एनीमिया, क्योंकि आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाएगा। आगे आते हैं। आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। ठीक, और अगर बच्चा है, भ्रूण में है, तो भ्रूण में आरबीसी का निर्माण होता है लीवर में। आरबीसी मरता कहाँ है? स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? स्प्लीन को हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है 120 दिन के बाद। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, इसीलिए स्प्लीन को बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं आरबीसी का कब्रगाह। आरबीसी का कब्रगाह। ठीक, आगे आते हैं।
विटामिन के की कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, ठीक है, कहीं भी ब्लीडिंग होगा रुकेगा ही नहीं, इसको हीमोफीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया या रॉयल डिजीज, पढ़ा चुके हैं। जिंक की कमी से हमारे जीभ पे, टंग में या हमारे शरीर में अगर जिंक की कमी हो जाए तो हम लोग को इससे डाइजेस्टिया नामक बीमारी हो जाती है। इसमें टेस्ट का पता नहीं चलता है। टेस्ट का पता, क्या खाएंगे हम लोग को उसका कुछ टेस्ट नहीं। हम लोग कद्दू का सब्जी खाएं या गोभी का सब्जी खाएं या बैगन का सब्जी खाएं, सारा टेस्ट एक बराबर, ठीक है। आयोडीन की कमी से होता है गोइटर या घेंगारो, गोइटर या घेंगारो। चलिए अब आते हैं कैंसर के बारे में, देख लेते हैं कैंसर या कर्क रोग। ठीक, कैंसर में क्या होता है, हमारा जो सेल है वो बहुत इरेगुलर ग्रोथ करने लगता है, इरेगुलर ग्रोथ, ठीक है, अपने मन से एक्सेसिव मतलब क्या बोलते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ करने लगता है। जब हमारी बॉडी में सेल या टिश्यू का इरेगुलर ग्रोथ होने लगे, ठीक है, अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, इससे और ये एक गांठ बना लेती है। अगर सेल या टिश्यू में ग्रोथ होने के कारण उसमें गांठ बन जाता है, उसको बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर बोलते हैं। और कैंसर को ठीक करने के तीन उपाय हैं, तीन तरीके हैं। पहला तरीका है बायोप्सी, इसमें सर्जरी किया जाता है। बायोप्सी का मतलब सर्जरी, ठीक है, बायोप्सी में क्या होगा, सर्जरी किया जाएगा। दूसरा तरीका है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी यानी कि ड्रग्स के द्वारा इलाज किया जाएगा, ड्रग्स के द्वारा। कभी कभी आपसे ड्रग्स का नाम भी पूछ लेता है, तो ड्रग्स का नाम आप याद रख लीजिए, एक है सिस्प्लास्टिन और एक है टेक्सोल। कैंसर के इलाज में अगर कीमोथेरेपी के द्वारा उसका इलाज हो रहा हो तो इसमें सिस्प्लास्टिन और टेक्सोल आपका यूज होता है ड्रग। रेडियोथेरेपी, इसमें किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का यूज किया जाता है। याद रखिएगा जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो उसमें लेड, लेड यानी कि पीबी, सीसा, लेड के बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे वो रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे। तो इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ का यूज किया जाता है और इसमें गामा रेज का भी यूज किया जाता है। ठीक, आगे आते हैं। स्टडी ऑफ कैंसर को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, ठीक है, विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। आगे, ब्लड कैंसर कैसे होता है, हम लोग इस चीज को बढ़िया से समझ चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन इसमें और अच्छे से समझते हैं। हमारा ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन नामक तत्व, ठीक है, ब्लड में आयरन नामक तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो आगे आते हैं, हीमोग्लोबिन, इसमें प्रोटीन कौन सा होता है ये पूछेगा, तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और ये कहां से निकलता है, लीवर से। लीवर 5 प्रोटीन बनाता है जिसमें से एक ग्लोबुलिन प्रोटीन भी है जो हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये अनस्टेबल होता है, जैसे कि ये हमारा ब्लड है, ये हमारा ब्लड, ये हमारे ब्लड, इसमें ब्लड जा रही है, ठीक है, ब्लड में CO2 है, निकलेगा जब भी, ठीक है, तो ये अनस्टेबल होता है, यानी कि ये लंग्स के द्वारा बाहर निकल जाएगा, अनस्टेबल, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। उसी तरह हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ये भी हमारे लंग्स के द्वारा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग मान लीजिए कि, अब इसको समझिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जब भी किसी चीज का इनकम्प्लीट कंबसन होता है, जैसे मान लीजिए कि कंप्लीट कंबसन, पूर्ण दहन, कंप्लीट कंबसन, यानी कि पर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन मिलता है तो वो बनाता है CO2, CO2 बनाता है, ठीक है। किसी भी चीज को जलाइएगा, पूर्ण दहन होगा तो CO2 निकालेगा, लेकिन अपूर्ण दहन होगा यानी कि इनकम्प्लीट कंबसन, अपूर्ण दहन, तो उस केस में वो CO2 नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है। जैसे कि हमारे गाड़ी के पीछे से निकलता है, गाड़ी के धुएं में निकलता है, चिमनी से निकलेगा, चिमनी से निकलेगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, चिमनी से निकलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ निकलेगा, अंगीठी, अंगीठी से निकलेगा। जैसे ठंडा के मौसम में क्या होता है, देखते होंगे फिल्मों में दिखाता है हीरो हीरोइन जो आग तापते रहता है, कॉर्नर में एक छोटा सा ऐसे करके बना, ऐसे ऐसे टाइप का बना होता है, इसमें आग लगा होता है, इधर हीरो बैठता है, इधर हीरोइन बैठती है, ठीक है, और दोनों गप करते रहता है, यहाँ आग सेकते रहता है ठंडा के मौसम में, और सारा खिड़की बंद रहता है। जब खिड़की बंद रहेगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पर क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि अपूर्ण दहन, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। कुछ देर में पूरा रूम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से भर जाएगा, और जब आप सांस लेंगे तो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा, यहाँ पर बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन सब मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जो कि बहुत स्टेबल होता है। यानी कि ब्लड जो है, ये हमारा ब्लड है, ब्लड में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा
तो वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, बहुत स्टेबल, वेरी स्टेबल कंपाउंड, और ये ब्लड से हटेगा ही नहीं, यानी कि लंग्स से बाहर नहीं निकलेगा। तो जब CO हटेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन आएगा कैसे? अब मान लीजिए कोई रिटायर होगा ही नहीं तो वैकेंसी आएगा कैसे? समझे, रिटायर होता है तभी आदमी का नया नया बहाली भी होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो स्टेबल हो जाता है, तो ऑक्सीजन को आने ही नहीं देगा अंदर। ठीक है, तो ये जो है ब्लड में ऑक्सीजन की घुलनशीलता को कम कर देता है, जिससे ब्लड में WBC की मात्रा बढ़ जाती है। इससे हमें आरबीसी इससे हमें ब्लड कैंसर हो जाता है। याद रखिएगा, आरबीसी और WBC का रेशियो हमेशा 600:1 होना चाहिए, 600:1। जब भी ये 600:1 से ज्यादा होगा, यानी कि ये 600:1.2 हो गया, तो 600:1 से ज्यादा हो गया, इसका रेशियो कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो जाता है कब? जब CO लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ब्लड कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए देखिएगा, प्रदूषण से आजकल ब्लड कैंसर बहुत हो रहा है। और बंद रूम में कभी भी ठंडा के समय में चूल्हा जला के मत छोड़िएगा। बहुत आदमी का होता है चूल्हा ताप रहे हैं, गांव घर में अभी भी ये होता है। ठीक है, चूल्हा ताप रहे हैं और तापते तापते सो गए, पता चला सुबह भी सोए रह जाते हैं, वो लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि खिड़की बंद है, ऑक्सीजन की कमी है, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, CO। ठीक है, ये गलती कभी नहीं कीजिएगा। अब आते हैं उपचार, कैंसर का उपचार कैसे होता है। जनरली जो सबसे सामान्यतः कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। ठीक है, आपसे एक हम जब हम इसमें थे, जब मेरा लैब का एग्जाम हो रहा था, प्रैक्टिकल टेस्ट, ठीक है, तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, और मेरे बगल में एक लड़की थी, उससे भी एक क्वेश्चन पूछा था। पूछा कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिखिए और कोबाल्ट लिखिए। लड़की कंफ्यूज कर गई। दोनों में अंतर ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड में दोनों कैपिटल है, C और O दोनों कैपिटल है, कोबाल्ट में C कैपिटल है, O स्मॉल है, यानी कि ये एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट, तत्व है। तत्व जब भी आप लिखिएगा तो पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा स्मॉल लिखिएगा। लेकिन ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है, अणु है। ये क्या है? एक अणु है। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट से बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए दोनों कैपिटल रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं आपका आयरन, Fe। आयरन क्या है? एक तत्व है, तो पहला F कैपिटल, दूसरा E स्मॉल। ठीक है, कॉपर, Cu पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल, Cu। ठीक है, कोबाल्ट, CO स्मॉल रहेगा, कोबाल्ट। अगर CO बड़ा लिख दीजिएगा तो ये कोबाल्ट नहीं होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये बस समझाने के लिए बताएं आप लोग को, इतना बताना नहीं चाहिए, फिर भी चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, ब्लड कैंसर के उपचार में फास्फोरस 23 का प्रयोग होता है। फास्फोरस 23, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछता है। बॉडी में ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 71, आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है। थायराइड ग्लैंड, हम जानते हैं थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है, तो इसमें आयोडीन का प्रयोग होता है। इसलिए आयोडीन ग्लैंड का जो कैंसर होगा उसमें आयोडीन 131 का प्रयोग होगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। सामान्यतः तो बता ही दिया, सबसे सिंपल जो है कोबाल्ट 60, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है कोबाल्ट 60 का। और कैंसर के उपचार में रेडॉन गैस का भी प्रयोग होता है, ये भी याद रखिएगा, रेडॉन गैस का भी प्रयोग होता है। ठीक है, और इसमें रेडॉन गैस जो है अर्थक्वेक के दौरान प्राप्त होती है। जब भी भूकंप आएगा तो भूकंप आके से जो गैस निकलता है जमीन के दरार से, वो रेडॉन गैस होती है। ठीक है, रेडॉन जो है एक अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस है, ग्रुप 18, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तो ग्रुप 18 में आता है, इनर्ट गैसेज या अक्रिय गैसेज में आती है। आगे बढ़ते हैं, एलर्जिक, अगला है एलर्जिक डिजीज। एलर्जिक डिजीज ऐसा डिजीज को बोलते हैं जब हमारा शरीर कितना भी किसी सब्सटेंस के प्रति बहुत ये हो जाता है। ठीक है, जब हमारा शरीर किसी सब्सटेंस के प्रति संवेदनशील हो जाता है, जैसे कि डस्ट, धूल, परफ्यूम, ग्लूटेन। बहुत किसी को ग्लूटेन मना रहता है, जो आटा हम लोग खाते हैं ना गेहूं का, वो मना रहता है। ग्लूटेन खाएगा तो उसके शरीर में पिंपल्स वगैरह होने लगता है। ठीक है, वो उसको सूट नहीं करता, एलर्जी हो जाता है। परफ्यूम से उसको एलर्जी, छींक होने लगेगा। ठंडी हवा से एलर्जी, ठंडी हवा से एलर्जी तो हमको भी है, जैसे ठंडा हवा में निकलेंगे तुरंत छींक आने लगेगा। अंडा से एलर्जी, कुछ आदमी अंडा खाएगा तो अगले दिन उसके शरीर में पूरा छोटे छोटे चकत्ते आ जाते हैं। तो एलर्जी बहुत सब्सटेंस से होता है, वो उसके प्रति उसका शरीर जो है संवेदनशील हो जाता है। आगे आते हैं डीजेनरेटिव डिजीज। ये किसी हार्मोन की कमी से या किसी ग्लैंड में खराबी के कारण होता है, डीजेनरेटिव डिजीज। जैसे इसमें देख लेते हैं, डायबिटीज, सबसे डायबिटीज ये कैसे होता है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। डायबिटीज आपका दो तरह का होता है, पहला इंसिपिडस, दूसरा मेलिटस। आदमी कंफ्यूज कर जाते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, मेलिटस क्या है, तो पहले समझा देते हैं आपको। डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो ADH हार्मोन की कमी से होता है।
एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एडीएच हार्मोन करता क्या है, हमारे शरीर में वाटर लॉस को कम करता है। जैसे ज्यादा पसीना आएगा, ज्यादा टॉयलेट लगेगा, तो उसको कंट्रोल करता है एडीएच हार्मोन। जो भी पानी पिएंगे उसको यूज करेगा, उसको पानी का लॉस, वाटर लॉस कम होने देगा। एडीएच हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि से टोटल 9 हार्मोन निकलता है, याद रखिएगा 9 हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, जीआरएच, ये सब सब पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो एडीएच हार्मोन क्या करता है, वाटर लॉस को कम करता है। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा, शरीर से वाटर लॉस ज्यादा होगा और बार बार पेशाब लगेगा, बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। इस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। आदमी कंफ्यूज कर जाता है। तो भाई एगो डायबिटीज जो बोलते हैं, शुगर की बीमारी, वो क्या है, वो मेलिटस है, डायबिटीज मेलिटस यानी कि मधुमेह। ठीक है, इसको बोलते हैं शुगर की बीमारी। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन में आपका जिंक नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है, और ये इंसुलिन निकलता कहाँ से है, जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में आपका लैंगरहैंस का द्वीप होता है ना, उसके बीटा सेल से निकलता है। बीटा सेल से, अल्फा सेल से ग्लूकागन निकलता है ना, और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। आगे, और इसमें क्या होता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, और शरीर धीरे धीरे हमारा क्षय होने लगता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मतलब शुगर का कोई इलाज नहीं, इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है अच्छा डाइट से और अच्छा एक्सरसाइज वगैरह से। ठीक, आगे 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं। ठीक, और वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल 14 नवंबर को बनाता है रसोगुल्ला डे। क्या मनाता है, रसोगुल्ला डे। तो भाई रसगुल्ला डे बनाइए, उस दिन रसगुल्ला खाइएगा तो शुगर होबे करेगा। ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, अगला बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस। ये पढ़ रहे हैं किसी ग्लैंड की खराबी से या किसी हार्मोन्स की कमी से, तो उसमें दूसरा बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। यह बीमारी मेल में यानी कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से, और फीमेल में, महिलाओं में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होता है। अगर आपको हार्मोन के बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ना है तो मेरा ग्लैंडुलर सिस्टम देख लीजिएगा बायोलॉजी का, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। इस बीमारी को साइलेंट किलर डिजीज भी बोलते हैं। इस बीमारी में बोन क्या होती है, खोखली हो जाती है। बोन क्या होती है, खोखली हो जाती है, पहले बता चुके हैं। इसका पता हम लोग को कभी नहीं चलेगा, है ना, तब पता चलेगा जब हल्का सा चोट लगेगा ना और आपका हड्डी टूट जाएगा। मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपका बोन जो है अंदर अंदर खोखला, और आपको कभी पता नहीं चलेगा, कोई कमजोरी नहीं होगा शरीर में। लेकिन जब आपको थोड़ा सा भी चोट लगेगा ना, बेड से गिर जाइएगा, आपका हड्डी टूट जाएगा, तब पता चल, डॉक्टर जब टेस्ट करेगा तो बोलेगा, आपका बीएमडी टेस्ट करेगा, वो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, और टेस्ट करके बताएगा आपका हड्डी खोखला है इसलिए टूट गया है। हड्डी को वो क्षय कर देता है, डिटेरियोरेट, यानी कि हड्डी को धीरे धीरे खाने लगता है, ऊपर का मटेरियल जो उसका मजबूत पार्ट होता है उसको खाने लगता है। इसलिए इसको साइलेंट किलर डिजीज भी बोलते हैं। धीरे धीरे आपको खोखला करेगा, साइलेंट किलर। आगे आते हैं, जीआरएच हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन। ये जीआरएच हार्मोन भी कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ये हार्मोन जब आपका बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि ये हार्मोन बढ़ जाए, तो क्या होगा, बॉडी में सेल ग्रोथ का रेट बढ़ जाएगा। सेल ग्रोथ का रेट बढ़ जाएगा तो शरीर आपका भीमकाय हो जाएगा, एकदम विशाल, द ग्रेट खली जैसा। इस बीमारी को बोलते हैं जियाजेंटिज्म या जिजेंटिज्म। ठीक है, जियाजेंटिज्म। और अगर जीआरएच हार्मोन का कमी हो जाए, आपका बॉडी में सेल ग्रोथ का रेट कम हो जाएगा और आप शरीर जो है वो बौना हो जाएगा। इसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म, यानी कि बौनापन, बौनापन। बहुत लोग क्या करता है, जीआरएच का इंजेक्शन लगा लेता है, हाथ का मसल, बाइसेप्स वगैरह बढ़ाने के लिए, हिप, कोई लड़कियां हिप बढ़ाने के लिए इंजेक्शन ले लेती है। लेकिन ये इंजेक्शन लेने से वो इरेगुलर ग्रोथ होता है, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिएगा, किसी किसी का देखिएगा एकदम बाइसेप्स फूला हुआ है, लेकिन उसका बाह के पास क्या बोलते हैं, आर्म्स के पास फूला हुआ है ही नहीं, तो एकदम अजीब लगता है वो देखने में। ठीक है, शरीर एकदम विकृत हो जाता है। तो इसका इंजेक्शन कभी नहीं लगाना चाहिए, शरीर पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इस बीमारी को बोलते हैं एक्रोमेगली। बहुत कोई क्या होता है ना कि इसका पॉसेसिव हो जाता है, हल्का सा मारेगा हाथ में, थोड़ा सा शरीर बढ़ जाएगा, और उसको इच्छा करेगा तो और मारेगा, फूल जाएगा, फूलते फूलते वो फुलाते फुलाते एक समय वो भद्दा दिखने लगेगा, है ना। तो फिर उसके बाद सारा उसको निकालेगा, निकालेगा कहाँ से, सेल ग्रोथ हो चुका है, सेल ग्रोथ हो चुका है, निकालेगा कहाँ से, वो ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो और बेकार बीमारी है ये। आगे आते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन की जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है, और उस आयोडीन की कमी से आपका गॉइटर नामक रोग हो जाता है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, विटामिन वगैरह न्यूट्रिएंट्स की कमी से। और थायरोक्सिन हार्मोन, इसकी कमी से एक चीज और होता है, 3 बीमारी होता है टोटल। अगर इसमें आयोडीन की कमी हो जाए तो गॉइटर, इसकी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से
फिजिकल और मेंटल हेल्थ रुक जाता है, जो कि बच्चा लोग में होता है। ठीक है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ रुक जाएगा। इसमें क्रेटिनिज्म या जड़ मानवता बोलते हैं, ये बच्चा लोग को होता है, जनरली बच्चा लोग को होता है क्रेटिनिज्म। देखते होंगे स्कूल में बच्चा लोग आता है, कुछ बच्चा एकदम सुस्त बैठा रहेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो उसको नहीं आता होगा, जो 1+1 कितना होता है, चुप, कोई आंसर नहीं देगा, उसको जड़ मानवता बोलते हैं। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ये जनरली बुढ़ापा में होता है, मोटा हो जाता है शरीर, थुलथुल एकदम, और इसमें शरीर में सुस्ती आ जाता है। इस बीमारी को बोलते हैं मैक्सोडेमा। यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से 3 बीमारी होता है, गॉइटर, क्रेटिनिज्म और मैक्सोडेमा। ये तीनों आपको याद रखना है। आगे आते हैं, यदि शरीर में कैल्सिटोसिन हार्मोन की कमी हो जाए, और ये कैल्सिटोसिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होता है आपका कंठ में, कंठ के पास पाया जाता है, गर्दन के पास, उसके जस्ट अपोजिट पाया जाता है, उसके जस्ट पीछे तरफ। ठीक है, तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है कैल्सिटोसिन हार्मोन, और ये आपका ब्लड से कैल्शियम को डालता है बोन में। ठीक है, बोन में डालता है। इसका कमी हो जाए तो आपका ब्लड से कैल्शियम जो है वो बोन में नहीं जा पाएगा, तो ब्लड में ही रह जाएगा कैल्शियम, तो ब्लड में कैल्शियम का मात्रा बढ़ जाएगा। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, टेटानी नामक रोग हो जाता है। आपसे पूछेगा टेटानी नामक रोग किससे होता है, तो कैल्सिटोसिन हार्मोन की कमी से होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। आगे, थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन आपका थाइमस ग्लैंड से निकलता है। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड आपका हार्ट के पास होता है। ठीक है, और ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, आपका लिम्फोसाइट के निर्माण में कमी हो जाएगा। अगर लिम्फोसाइट का निर्माण करता है थाइमोसिन हार्मोन, अगर इसका कमी हो गया तो लिम्फोसाइट बनेगा नहीं, इसमें कमी हो जाएगा। लिम्फोसाइट ही आपका शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण करना ही कम हो जाएगा, और शरीर में इम्यूनिटी कमी हो जाएगा। आपका किसी भी रोग से लड़ने का क्षमता जो है वो कम हो जाएगा। आगे आते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन ये आपका एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि से आपका निकलता है एल्डोस्टेरोन। और उसका भी कहाँ से, कॉर्टेक्स से। कॉर्टेक्स, जब आप पढ़िएगा लीवर किडनी के बारे में, तो किडनी का ऊपर वाला लेयर को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला लेयर को बोलते हैं मेडुला। तो कॉर्टेक्स आपका 3 हार्मोन निकालता है, एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल और सेक्स कॉर्टिकॉइड। उसमें से एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। इसकी कमी हो जाएगी तो शरीर से सॉल्ट और मिनरल ज्यादा बाहर निकलने लगेगा। सॉल्ट और मिनरल को कंट्रोल करता है ये हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। लेकिन इसका कमी हो गया तो सॉल्ट और मिनरल ज्यादा निकलने लगेगा बाहर। इस बीमारी को बोलते हैं एडिशन की बीमारी, एडिशंस डिजीज। ठीक है, कुछ महिलाओं में क्या होता है कि अगर क्या बोलते हैं, एड्रिनल हार्मोन ज्यादा हो जाए, यानी कि फीमेल में यदि एड्रिनलिन हार्मोन बढ़ जाए, एड्रिनलिन हार्मोन, तो उस फीमेल में पुरुषों वाले लक्षण शुरू हो जाते हैं, पुरुषों के करेक्टर आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि चेहरे पर दाढ़ी आना, मूछ का आना, आवाज भारी, कुछ महिला में देखिएगा दाढ़ी उड़ी भी होता है। ठीक है, आवाज उन लोग का लड़का ऐसा भारी हो जाएगा। इस बीमारी को बोलते हैं एड्रिनलिन भरलिजम, एड्रिनलिन भरलिजम। ठीक है, इस बीमारी को बोलते हैं। एक कंट्रोवर्शियल वीडियो यूट्यूब पे भी चला था, महिला जो थी वो पास की थी कोई एग्जाम वगैरह, तो उसको लड़का 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 बोल रहा था सब, लेकिन वो थी लड़की। ठीक है, वो बोल रही थी मेरा आवाज भारी है, मैं थोड़ा लड़के जैसे लगती हूँ, उसको यही थी, एड्रेनलिन वर्लिजम ही था उसको। ठीक है, आगे आते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में देख लेते हैं, एसटीडी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला डिजीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यानी कि हम लोग अगर असुरक्षित संभोग वगैरह करते हैं या सेक्स करते हैं, उसमें आपको ये बीमारी हो सकता है। इसमें आपका एड्स हो गया, और आपका कौन है, सिफिलिस और गेनोरिया। ये 3 बीमारी आपको होता है, किससे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्टकट में बोलते हैं एसटीडी, है ना। आप सेक्स करते हैं असुरक्षित तरीके से, ठीक है, तो सेक्स से ये ट्रांसमिट हो सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है एड्स का। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और यह आपका एचआईवी वायरस से फैलता है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, एचआईवी 2 तरह का होता है, HIV-1 और HIV-2। इतना आपको याद रखना है, एचआईवी 2 तरह का होता है। जो अफ्रीकन मंकी से, आपको पता है सबसे पहले इंसान अफ्रीकन मंकी से सेक्स कर लिया था। अफ्रीकन मंकी में पाया जाता था एड्स का एचआईवी वायरस। ठीक है, और वो वायरस मानव में आया, यानी कि मंकी से मानव में आया है। ठीक है, तो वो अफ्रीकन मंकी में जो आपका वायरस देखा गया था वो HIV-2 देखा गया था। लेकिन मानव में सबसे ज्यादा कौन होता है, HIV-1। HIV-1 मोस्टली देखा गया है, मोस्टली, सबसे ज्यादा। ये भी आपको याद रखना है। ये जो है एड्स करता क्या है, आपके इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट करता है।
इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होता है? डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट, बताए थे लिम्फोसाइट, अभी पहले ही बता चुके हैं लिम्फोसाइट वाला। देखिए थाइमोसिन हार्मोन जो है लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डब्ल्यूबीसी का जो लिम्फोसाइट है उसी पर इफेक्ट करेगा और एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करने देगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा और डिटेल में, अगर पूछेगा तो लिम्फोसाइट के किस सेल पे? तो लिम्फोसाइट के टी सेल पे। टी सेल के भी किस पर? CD4। टी सेल का CD4 पर। और CD4 में क्या पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी आपको याद रखना है। टी सेल का CD4 में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये टी सेल का CD4, इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं T4। इसको तोड़ेंगे तो टी का मतलब हो गया टी सेल और 4 का मतलब CD4, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है टी सेल का CD4, या आपको ये भी ऑप्शन दे सकता है T4 सेल। तो एड्स का जो वायरस है, HIV वायरस, वो अटैक करता है इम्यून सिस्टम पर। डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट पर अटैक करेगा और लिम्फोसाइट का टी सेल, ऑप्शन में टी सेल नहीं दिया तो मार दीजिए T4 सेल, और T4 सेल भी नहीं दिया है तो टी सेल का CD4 यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपका इतना याद हो गया। इसमें होता क्या है? आपका आरएनए जो है बहुत मात्रा में डीएनए बनाने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है, गुना करने लगता है, ठीक है। यानी कि जो आपके शरीर का आरएनए है वो तुरंत हट जाएगा और डीएनए बनाने लगेगा। क्या करने लगेगा? डीएनए बनाने लगेगा। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, एक दिन का समय नहीं लगता है। इसमें 1 से 2 साल का समय लग सकता है। हो सकता है 1 साल आपको पता ही ना चले कि आपको एड्स है, 2 साल भी पता ना चले। 2 साल के बाद आपको पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा? आपको रेगुलर हाई फीवर रहेगा, आपका बीमारी ठीक ही नहीं होगा, कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम पर ये इफेक्ट डाल चुका है। इम्यून सिस्टम पर, आपका प्रतिरक्षा प्रणाली पर ये इफेक्ट डाल चुका है। यानी कि आपको अगर कहीं कट लगा हुआ है तो उसका घाव भरने में टाइम लगेगा। आपको कोई बुखार आया हुआ है वो जल्दी ठीक ही नहीं होगा। और सोने के समय आपको पसीना होगा, स्वेट ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है। ये आपका इसका लक्षण है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसको कंट्रोल करके रखा जा सकता है। इसका दवाई है, इस दवाई को बोलते हैं AZT ड्रग, एजिटोथाइमिडीन, ठीक है। और इसका जांच कैसे होता है? इसका जांच का आपका 2 तरीका है। पहला एलिसा टेस्ट, एलिसा का फुल फॉर्म होता है इंजाइम्ड लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और एक और टेस्ट होता है WBT, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये दोनों टेस्ट से एड्स की जांच होती है, ठीक है। और इसमें दवाई दिया जाता है AZT ड्रग, एजिटोथाइमिडीन ड्रग, कंट्रोल करने के लिए। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आप एक और चीज जानिए इसमें, इसके फैलने के तरीके। इसके फैलने का 3 तरीका है। पहला यूज्ड नीडल, आप किसी के द्वारा यूज किया हुआ सुई को अगर यूज कर रहे हैं तो इससे आपको एड्स हो सकता है। अगर उस इंसान को एड्स है और उसका सुई आप यूज कर रहे हैं तो आपको एड्स हो सकता है। इसलिए सुई को 15 से 20 मिनट उबाल कर आप रीयूज कर सकते हैं। नहीं तो आप हमेशा पुराना सुई को कभी भी यूज ना करें। अगर यूज करना है तो 15 से 20 मिनट आप उसको उबाल लें गर्म पानी में, ठीक है। आगे अनसेफ सेक्स, यानी कि आप सेक्स कर रहे हैं बिना कॉन्डम लगाए, ठीक है। तो आपका क्या होगा? फिजिकल कांटेक्ट होगा और फिजिकल कांटेक्ट से सेक्स हो सकता है, ठीक। प्रोस्टिट्यूट वगैरह में एड्स होने के चांस ज्यादा रहते हैं। आगे माँ से बच्चे को दूध पिलाते समय, अगर माँ को एड्स है तो दूध पिलाने के समय में वो बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये फैलने के 3 तरीके हैं। मच्छर काटने से एड्स नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। मच्छर के काटने से एड्स नहीं होता है, किस करने से एड्स नहीं होता है, ये सब भी दिमाग लगाइएगा, ठीक है। हाँ, आपका खून देने से, ठीक है। अगर आप किसी को खून दीजिएगा, अगर किसी पर्सन का एड्स है और उसका खून आपके ब्लड में आ जाएगा तो आपको एड्स हो सकता है। आगे आते हैं, एड्स पढ़ लिए। दूसरा आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है STD, गेनोरिया। गेनोरिया ये होता किससे? आपको ये याद रखना है, निसेरिया गेनोरिया नामक बैक्टीरिया से होता है। तो इस बीमारी को बैक्टीरिया में भी पढ़ते, लेकिन यहीं पे पढ़ ले रहे हैं गेनोरिया को, ठीक है। ये निसेरिया गेनोरिया से होती है। इसमें क्या होता है? सेक्स ऑर्गन जो होता है आपका, उसमें इचिंग होती है, पेन होता है, इचिंग और पेन होता है। और क्या बोलते हैं, इसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको दिया जाता है, ठीक है। और पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एंटीबायोटिक करता क्या है? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी पर काम करता है, ये वायरस पर काम नहीं करेगा। इसलिए याद रखिएगा, एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरियल डिजीज पर काम करता है, जीवाणु जनित रोग पर काम करता है, विषाणु जनित रोग पर काम नहीं करता है। पहला एंटीबायोटिक जो बना था वो पेनिसिलिन ही था। 1928 में इसका डिस्कवरी किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक बनाया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। कब बनाया था? 1928 में। और ये पेनिसिलिन आपको गिनोरिया में भी हेल्प करता है। एक और बीमारी छूट गया था, सिफिलिस। सिफिलिस जो है वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी। ये ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से होता है। तो ये भी बैक्टीरिया हम पढ़ते लेकिन यहीं पे पढ़ ले रहे हैं। ठीक, इसमें ये आपका नर्वस सिस्टम, स्किन और सेक्सुअल ऑर्गन पे अफेक्ट करता है। इसमें शरीर पे, स्किन पे फुंसियां हो जाती है और व्हाइट स्पॉट, सेक्सुअल ऑर्गन पे व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, आपका पेनिस पे, वेजाइना पे व्हाइट स्पॉट हो सकते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन 1928 में खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहला एंटीबायोटिक था, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, बैक्टीरिया का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। बैक्टीरिया का नोमेनक्लेचर जो नामकरण होता है वो उसके साइज के अनुसार से होता है। जैसे अगर बैक्टीरिया बैसिलस नाम है, सुनिएगा, बैसिलस। बीसीजी बीसीजी का टीका दिया जाता है, इसका नाम क्या है? बैसिलस कामेट ग्यूरिन। और कामेट और ग्यूरिन जो है वो बीसीजी का खोज किया था। ठीक है, तो वो बैसिलस का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया जिसका शेप रड के जैसा हो, सिलेंडर बेलनाकार हो, रड या सिलेंडर का शेप होगा तो उसको बैसिलस बोलेंगे। कोकस, सुने होंगे ना, डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस, कोकस तभी नाम पड़ता है जब उसका शेप हो स्फेरिकल, गोला, एक गोले के शेप का हो। माइक्रोकोकी, कोकस का प्लूरल होता है कोकी, यानी कि इसमें भी स्पेयर आएगा लेकिन माइक्रोकोकी बहुत सारा स्पेयर आएगा, एक दो तीन, बहुत सारा, मतलब अनगिनत स्पेयर इसमें चिपका हुआ रहेगा। स्ट्रेप्टोकोकी, इसमें भी स्पेयर आएगा लेकिन स्ट्रेप्टो का मतलब क्या होता है, वो स्पेयर आपको एक सीधा चेन में दिखेगा, इसमें आपको सीधा चेन में नहीं दिखेगा, मल्टीपल चेन में दिखेगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकी में आपको सीधा चेन में मिले दिखेगा। विब्रियो, विब्रियो कोलेरी, कोलेरा जो होता है हैजा, वो विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो विब्रियो भी आपका बैक्टीरिया का ही एक पार्ट है। उसमें आपका बीच में देखिए, बीच में से फूला हुआ रहेगा और साइड में एकदम धागा जैसा निकला हुआ रहेगा किनारे पे, ये आपका विब्रियो का साइज। तो इसी उसका शेप को देखते हुए उसका एक नॉमेनक्लेचर किया गया है बैक्टीरिया का, तो वो भी मैं आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा यूज होता है बैसिलस और कोकस, सबसे ज्यादा यूज होता है। आगे कुछ बीमारी और है, कुछ बीमारी और है जिसको देख लेते हैं। जैसे आपका मरकरी, मरकरी की अधिकता से होता है मीना माता रोग। और मीना माता रोग सबसे पहले मछलियों में, जापान में जो मछुआरे थे उनमें देखा गया था। जापान की मछली जो तालाब है वो प्रदूषित हो गया था, उसमें मछलियों, वहां की मछलियों को खाने से आपको मीना माता रोग हो गया था। जापान से ही फैला ये रोग, मीना माता रोग। आगे आते हैं कैडमियम की अधिकता से। कैडमियम अगर मान लीजिए आप ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं तो इटाई इटाई हो जाएगा, ये भी जापान से फैला था। ये दोनों बीमारी आपका जापान से फैला था। आगे आर्सेनिक की अधिकता से, अगर आर्सेनिक की अधिकता हो जाए तो आपको ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है, ब्लैक फुट, ये भी याद रखिएगा। कॉपर, कॉपर की अधिकता से आपको विल्सन रोग होता है, या लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस शराब पीने से भी होता है, ये भी आप याद रखिएगा। विल्सन रोग या लीवर सिरोसिस ये कॉपर की अधिकता से भी होता है। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस जो आपका छत बोलते हैं ना, एस्बेस्टस, उसका कण, छोटा छोटा पाउडर, एस्बेस्टस की अधिकता से लंग्स कैंसर होता है, लंग्स कैंसर। ठीक है, शरीर, शरीर में टंग, जो शरीर में भी जनरली टंग, जीभ में अगर जिंक की तत्व की कमी हो जाए तो डायजेसिया नामक बीमारी हो जाती है, इसमें हमें टेस्ट का पता नहीं चलता है। और एक बुलिमिया रोग होता है, बुलिमिया। ठीक है, जब आपको यह पता नहीं चलेगा कि अब खाना बंद कर देना चाहिए, यानी कि कब खाना बंद करना चाहिए आपको पता नहीं चलेगा, खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, पेट भर गया फिर भी खा रहे हैं, ठीक है, बाथरूम हो गया फिर भी खा रहे हैं, वो बुलिमिया रोग होता है। जब पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हम बता चुके हैं, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है। शराब ज्यादा पीने से लीवर सिरोसिस, यहाँ देखिए ऊपर ही बता चुके हैं, कॉपर की अधिकता से भी होता है लीवर सिरोसिस, और शराब ज्यादा पीने से भी लीवर सिरोसिस। आगे तो देखिए ये मेरा पहला पार्ट का जो वीडियो था इतना ही था, छोटा वीडियो है। दूसरा पार्ट में हम लोग वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ, इस चारों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे दूसरा वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, अगला वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद, इतना ही कहूंगा। और मेरे चैनल पे जरूर बने रहें, आपका पूरा साइंस कंप्लीट कराने का दायित्व तो मेरे ऊपर है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप मेरा सारा वीडियो देखिए। और विश्वास कीजिए, जब आप मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना, आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं जानता था और आज बहुत कुछ जानता हूं। मेरे वीडियो देखने के बाद आप ये फील करेंगे अब आपको बहुत नॉलेज हो चुका है, आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना ही है। और मेरा जो नोट्स आप देखते हैं उसको जरूर लिखने का कोशिश कीजिए, लिख के बनाने का कोशिश कीजिए, बना के खुद लिखिए, अपना नोट्स बनाइए, एग्जाम के समय में उसको रिवीजन कीजिए। इसको आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, वो आपका तरीका, आपका काम है। ठीक है, तो चलिए इतना ही वीडियो बनाते हैं आज का, इतना वीडियो ज्यादा लंबा